भैया एक्चुअली ये बात है 2 जनवरी 2011 की। यहाँ पे ना साथ ही में अपने घर के साथ ही बूजी का घर था, छत पे गया हुआ था, छत पे खेल रहा था। तो वहाँ पे उस घर के साथ ना हाई टेंशन वायर जा रही थी। तो हाई टेंशन वायर का आइडिया था नहीं मेरे को क्या होता है क्या नहीं होता, बट इतना पता था बिजली है। तो बट वो वहाँ पे छत पे कैच कैच खेल रहे थे हम। तो जैसे ये रेलिंग है, ये जैसे टेबल है, इतनी ही वायर का डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। तो जैसे ही बॉल पकड़ने कैच करने के लिए मेरा हाथ यहाँ से बाहर गया तो वायर के कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड कांटेक्ट में आया, राइट हैंड रिफ्लेक्सेस की वजह से ले गया, तो वो भी उसी के साथ कांटेक्ट में आ गया। मिनट के बाद क्या हुआ होगा, लाइट का ना हल्का सा 2 या 3 सेकंड का कट आया। मतलब पूरी करंट थी वो पूरे घर पे फैल रही थी दीवार के, क्योंकि वो जो गेट था वो भी लोहे का ही होता है। तो जैसे ही वो हल्का सा मैं पीछे हुआ, जब लाइट का हल्का सा ट्रिप आया तो मैं पीछे हुआ, तो फिर उन्होंने ऊपर से मेरे को नीचे लाया, वहाँ से जीएमसी लेके चले गए। इतना याद था कि वहाँ तक मतलब जीएमसी से पहले ही हाथ पूरे ब्लैक हो चुके थे, मतलब इन्फेक्शन की वजह से पूरे जल चुके थे। तो फिर डीएम मम्मी और घर पे नहीं थे उस टाइम पे, मोहल्ले वाले सारे मेरे को वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने पहुँच के बोला कि अगर आप हाथ बचाना चाहते हो तो इसको डीएमसी लुधियाना ले। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू वन एंड ऑल। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल अवश्य आते हैं जब हम अपने हालातों से हार जाते हैं। कोई उम्मीद नजर नहीं आती, पर हमारे बीच कुछ ऐसे सूरमा होते हैं जो अपनी तकलीफ को अपनी तरक्की का सोर्स बना लेते हैं। और हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे ही सूरमा हैं, जम्मू के शेर और यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत। 2 टाइम वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट, 4 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 6 टाइम नेशनल स्विमिंग चैंपियन, अवॉर्डेड जे&के स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। और ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, जिस शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, ये एक इस तरह के शख्स हैं। ही इज़ अ डियर फ्रेंड, अ यंगर ब्रदर, और इस देश के युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बन के उभरे हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज तक की पॉडकास्ट में यह सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाली है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस एंड प्लीज्ड टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, अ चैंपियन एथलीट, चंदीप सिंह सूदन। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम टू द पॉडकास्ट चंदीप। थैंक यू सो मच। काफ़ी दिन से हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बातचीत हो रही थी कि लेट्स डिस्कस योर स्टोरी। और जो आज का युवा है, तरह तरह के व्यसनों में व्यस्त हो रहा है, गलत आदतों में जा रहा है। हम हर जगह देख रहे हैं, कोलकाता में क्या हुआ, एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। और अपने जम्मू क्षेत्र में भी हम देखते हैं किस तरह के यूथ ड्रग्स में लिप्त हैं और भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में। और उसके बीच आप एक इस तरह का प्रेरणा स्रोत उभर रहे हैं हमारे समाज के बीच। आप हमारे यूथ की इस दशा के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? भैया यूथ की मतलब यूथ के साथ नहीं है ये, मतलब हर एज ग्रुप में ये चीज़ें होती हैं। यूथ में भी होती हैं, जब बंदा एक अच्छी एज में आ जाए तब भी होती हैं ये चीज़ें। बट जब तक बंदा अपने आप को बिजी नहीं रखेगा ना कहीं पे, वो कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर वाला हिसाब किताब होता है। कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो अगर मैं इन चीज़ों को लेके अकेलेपन में बैठा होता या कुछ कर ना रहा होता अपनी लाइफ में, तो मेरे दिमाग में भी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें आ सकती थी। बट मैंने कोशिश की है हमेशा स्टार्टिंग से अपने आप को बिजी रखने के लिए। नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप एक तरफ अपने आप को बिजी रखोगे।
सो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए या उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल ना है जिसकी वजह से मैं कुछ गलत करूं या नशों की तरफ जाऊं या कुछ भी एनीथिंग नेगेटिव कुछ मेरे साथ हो, वो मैं कभी कोशिश नहीं करता कि कभी कुछ ऐसा हो मेरे साथ। तो उन चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि या तो मैं अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज रखूँ या मतलब कुछ ना कुछ करते रहूँ जिससे एक पॉजिटिव अप्रोच मिले मेरी ज़िंदगी को, रादर देन मैं अपनी ज़िंदगी को किसी नेगेटिव तरफ लेके जाऊँ। और साथ ही मैं स्पोर्ट्स के साथ हो गया एजुकेशन में बिजी रखता हूँ अपने आप को, मेनली स्पोर्ट्स में, एजुकेशन साइड ऑन चलती है साथ में, बट मेन मैं स्पोर्ट्स में फोकस रखता हूँ कि जो मुझे हेल्प करता है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। तो चंदीप, अब हम आपके मतलब बचपन की तरफ अगर चलते हैं जी। बचपन में आप किस तरह के छात्र थे? नटखट थे? वर यू अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड? और मतलब पेरेंट्स को परेशान करते थे, स्कूल में लड़ाइयाँ वगैरह होती थी? मतलब कुछ दिलचस्प किस्से जो आपके अर्ली चाइल्डहुड के। बचपन की क्या बात करूं, मैं तो अभी भी बड़ा नटखट हूँ। मतलब वही है, ज़िंदगी में से बचपना नहीं ख़त्म होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है कि ज़िंदगी जितनी देर आप जी रहे हो, जितनी देर यू आर अलाइव ऑन दिस अर्थ, बचपना आपके अंदर कहीं ना कहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज़ बहुत चीज़ें आपको डिप्रेस कर सकती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। बचपन की बात करूँ, बचपन से स्टार्टिंग से मेरे जैसे जहाँ से स्कूलिंग हुई है, एयरफोर्स की बात कर लूँ या बैंड की कर लूँ, वहाँ पे आई वॉज अ नॉटी किड, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट मैं बदतमीज़ नहीं था। देयर इज़ अ डिफरेंस। मैं नॉटी था बट बदतमीज़ नहीं था कि टीचर ने जो कह दिया ये नहीं कि उसके उल्ट जाके कुछ करूंगा। शरारतें सारी करते थे बट ऐसी शरारत कोई नहीं करता था कि किसी को हर्ट हो या किसी की फीलिंग्स या किसी तरीके के भी कोई हार्म हो उस चीज़ से। तो बचपन से शरारती हूँ, बचपन से क्या अभी भी शरारती हूँ। किससे तो बड़े पड़े हैं बचपन के मेरे। कोई ऐसा किस्सा जहाँ पे किसी के साथ मारपीट की हो, दोस्तों ने मिलके ऐसे छेड़ दिया हो किसी को, फिर मारपीट का ऐसा था मतलब कभी लड़ाई हुई हो कोई ऐसी? लड़ाई तो चलती रहती है कोई वैसे, स्कूल में तो चलती रहती है। एक बारी पता नहीं, हम 6th-7th में थे, हम दो दोस्त थे, स्कूल में घूम रहे थे, तो एक हमारा एक कोई क्लासमेट था ना, उसके साथ थोड़ी सी तू मैम हो गई। वो अपने भाई को बुला लाया, उसका भाई 12th में था। हम दोनों दोस्त ने उसको मिलके पीटा तगड़ा। फिर वहां से हमें प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए। प्रिंसिपल सर ने डांटा ढूंढा। मैं सर वो लेके आया, उसकी गलती है, हमने क्या किया? या तो बहसबाजी ना हो, अगर बहसबाजी है तो या तो हमसे बात करो, अपने भाई को इन्वॉल्व करने वाला भाई। फिर वो आके थोड़ा दोस्त जमा रहा था ना, फिर वो दोस्त सह नहीं सकते हम थोड़ी सी, तो फिर उसको भाई को लपेटा, भाई को भी पीटा उसके? भाई को भी पीटा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। बस 6th में होके 12th वाले बंदे को आपने पीट दिया? 12th वाले को पीटा। अब बेसिकली वो थोड़ा ट्राई टू वो कर रहा था, ओवर पावर कर रहा था चीज़ें, वो फिर अपनी थोड़ी बदतमीजी में आ गया, फिर डोमिनेट कर रहा था। हाँ, तो ये चीज़ें थी। साथ में एक बारी मेरे को ना लगी हुई थी मेरी बाजू, मतलब कोनी से थोड़ा हल्का सा फ्रैक्चर था। घर से मैं जाता था वो लगा के, बेल्ट से आती है ना जो, वो लगा के जाते होते थे। स्कूल में गेम्स पीरियड आता था, रहने होता नहीं था, खोली बेल्ट, खेला, जैसे क्लास में वापस एंटर किया फिर बेल्ट लगा ली कि मैम को तंग ना करे बाद में। मतलब ऐसे किससे भरे पड़े हैं। बंक वगैरह नहीं की कभी वैसे स्कूल टाइम में। स्कूल में बंक्स वगैरह नहीं की, क्लास में रह के बड़े पंगे किए हैं, ऐसा सच नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था बचपन में स्कूल में? फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश कह लो। इंग्लिश फेवरेट था, नंबर आ जाते थे, बाकी तो ठीक ही है। जिसमें नंबर आ जाए वो फेवरेट, जिसमें ना जैसे आपने कहा आपको स्पोर्ट्स का शुरू से ही शौक था, स्टार्टिंग तो कौन से स्पोर्ट्स आप बचपन से ही खेला करते थे? स्कूल टाइम की बात की जाए, मतलब इतना याद नहीं है, 5th-6th से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, ये 3 का शौक था जो मैंने 6-7 तक खेले। बट उसके बाद इंसिडेंट के बाद सब चीज़ें चेंज होगी। फिर उसके बाद एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स में मेरी, क्योंकि लगने से पहले मैं फुटबॉल में ज़्यादा प्रेफरेबली खेलता था एज अ गोलकीपर, मुझे वो ज़्यादा पसंद था। तो जिसके मैं स्टेट टीम की जो सिलेक्शन ट्रायल थे वहाँ तक मैं पहुँचा था, जहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स होने थे स्टेट के, बट उससे पहले ही इंसिडेंट हो गया। तो वहाँ तक फुटबॉल का शौक था, एथलेटिक्स था, तो उसके बाद फिर अलग सा थोड़ा सिस्टम पूरा ही चेंज हो गया इंसिडेंट के बाद मेरा। तो चंदीप, हम बात तो नहीं करना चाहेंगे बट फिर भी कुछ श्रोताओं के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, डिप्रेशन में हताश होकर अपनी जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, पर आपने इतनी बड़ी एडवर्सिटी को, अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपना एक सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड किया वहाँ से। तो 2011 की ये बात है जी। तो अगर हम हमारे श्रोताओं को, इफ़ यू कैन रिकाउंट व्हाट हैपेंड। बात है 2 जनवरी 2011 की। यहीं पे साथ ही में हमारा बूजी का घर है, जहाँ पे मैं मतलब खेल रहा था। यहाँ पे ना साथ ही में अपने घर के साथ ही बूजी का घर था, जहाँ पे बेसिकली हम इस घर पे, नए वाले घर पे शिफ्ट होने वाले थे। तो कुछ देर के लिए बूजी के घर पे थे, तो वो जगह हमारे लिए मतलब फेमिलियर नहीं थी हमारे उस चीज़ से।
तो बूजी के घर पे मतलब शायद से मुझे वहाँ उस टाइम ना चिकन पॉक्स निकले हुए थे। तो उस टाइम आपको पता है, शायद जब हम बाहर जाते नहीं हैं घर से या वो ऐसा कुछ होता है, तो पिछले 10-15 दिन से मैं घर पे ही था। तो वो मतलब ठीक हो रहे थे, तो फिर लास्ट वाला शायद से लास्ट के कुछ दिन ही रहते थे, तो मैं छत पे गया हुआ था, छत पे खेल रहा था। तो वहाँ पे उस घर के साथ ना हाई टेंशन वायर जा रही थी। तो हाई टेंशन वायर का आइडिया था नहीं मेरे को क्या होता है क्या नहीं होता, बट इतना पता था बिजली है। तो बट वो वहाँ पे छत पे कैच कैच खेल रहे थे हम। तो जैसे ये रेलिंग है, ये जैसे टेबल है, इतनी ही वायर का डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। तो जैसे ही बॉल पकड़ने की कैच करने के लिए मेरा हाथ यहाँ से बाहर गया, तो वायर के कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड कांटेक्ट में आया, राइट हैंड रिफ्लेक्सेस की वजह से उसको छुड़ाने के लिए गया, तो वो भी उसी के साथ कांटेक्ट में आ गया। तो हाथ बचाने के लिए मतलब हाथ छुड़ाने के लिए वो छूटा तो नहीं, बट वो साथ में दूसरा भी लग गया अचानक से। मतलब कुछ आई गेस फ्यू मिनट्स की बात है, 2 या 3 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, लाइट का ना हल्का सा 2 या 3 सेकंड का कट आया, जिसकी वजह से मैं पीछे हो गया। नीचे से जो नीचे किसी ने देखा होगा, जो नीचे शॉप थी ना, उन्होंने देखा कि ऊपर धुआं धुआं हो रहा है। तो किस चीज़ का, फिर उन्होंने नोटिस किया कि ऊपर ऐसे वो भागे तो सही घर की तरफ, बट घर वो टच नहीं कर पा रहे थे गेट के थ्रू, क्योंकि घर में पूरी अर्थिंग होगी हुई थी। तो जो मतलब पूरी करंट थी वो पूरे घर पे फैल रही थी दीवार के, क्योंकि वो जो गेट था वो भी लोहे का ही होता है। तो जैसे ही वो हल्का सा मैं पीछे हुआ, जब लाइट का हल्का सा ट्रिप आया तो मैं पीछे हुआ, तो फिर उन्होंने ऊपर से मेरे को नीचे लाया, वहाँ से जीएमसी लेके चले गए। इतना याद था कि वहाँ तक मतलब जीएमसी से पहले ही हाथ पूरे ब्लैक हो चुके थे, मतलब इन्फेक्शन की वजह से पूरे जल चुके थे। तो फिर डीएम मम्मी और घर पे नहीं थे उस टाइम पे, मोहल्ले वाले सारे मेरे को वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने पहुँच के बोला कि अगर आप हाथ बचाना चाहते हो तो इसको डीएमसी लुधियाना ले जाओ। तो वहाँ से उन्होंने रिकमेंड कर दिया, वहाँ से डीएमसी लुधियाना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले उन्होंने एम्बुलेंस की, रात को जनवरी की बात है, धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें अराउंड 7 to 8 आवर्स लग गए डीएमसी लुधियाना पहुंचने में। ऑपरेशन थिएटर वॉज रेडी, कि यहाँ से पहले ही कंडीशंस वगैरह सारी बता दी थी, बट शायद से जम्मू वाले डॉक्टर्स ने प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया था। तो वहाँ पे जाके पता चला कि जो स्टमक है वो भी पूरा ब्लास्ट हो चुका था। करंट आपके अंदर आती है ना, वो बाहर भी निकलती है। मोस्टली क्या होता है, जैसे आपके हाथ से आई है तो पैरों से बाहर निकल जाती है, बट मेरे केस में क्या हुआ, जो मैंने ना जीन्स की पैंट डाली हुई थी वो रेलिंग के साथ कंटैक्ट में आ गई। वो जो बटन था, मतलब जैसे ही वो नीचे की तरफ आया तो वो पेट के थ्रू बाहर होगी। तो मेरा पेट ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से किडनीज वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हो चुका था। तो उस चक्कर में ऑपरेशन उस दिन मेरा हो नहीं पाया। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने ऑपरेशन मेरा डिले कर दिया 4 से 5 दिन के लिए, क्योंकि वो कहते पहले डायलिसिस करेंगे, जब तक यूरेन पास नहीं होगा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। उनकी भी कोई शायद से प्रोसीजर वगैरह होता है। तो उन्होंने फिर पहले 2 डायलिसिस किए, फिर उसके बाद जब यूरिन वगैरह पास हुआ तो फिर से उन्होंने एक बार ऑपरेशन का तैयारी की। सो सबसे पहला उन्होंने ऑपरेट हैंड्स पे किया। तो उन्होंने कहा कि अगर इन्फेक्शन रुक गई तो यहीं पे इसको लॉक सील कर देंगे, बट इन्फेक्शन रुकी नहीं। वो फिर आगे 10 से 12 दिन के बाद उन्होंने देखा इन्फेक्शन फिर से आगे बढ़ गई थी, उन्होंने फिर कोनियों से कर दिया। फिर वहाँ पे भी इन्फेक्शन नहीं रुकी, तो फिर एट द एंड उनको शोल्डर से एम्पुटेट करना पड़ा दोनों आर्म्स को। बट ठीक है, जो हो चुका था उस टाइम उसको कोई बदल नहीं सकता था, बट जो होने वाला था वो हमारे हाथ में था। सो फिर वहाँ से फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई मेरे। संदीप, ये मतलब ऐसे छोटी सी प्रॉब्लम में ही इंसान ना डगमगा जाता है। हमें कोई छोटी सी पिन भी लगती है तो इंसान परेशान। आपने उस एडवर्सिटी को मेंटली कैसे ओवरकम किया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मैं अवनी लेखरा, आपने पढ़ा होगा, जो पैरा एथलीट हैं, जी। वो भी बता रही थी कि शी वाज इन क्लास 12th एंड शी वाज गोइंग फॉर सम एग्जाम्स। तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो खेत में जाके गिर गए एंड शी लॉस्ट, आई थिंक बोथ हर लेग्स शी जी। लॉस्ट इट। एंड शी नरेटेड दैट हाउ शी फेल्ट कि काफ़ी देर तक उनको स्कूल में जाते थे तो बहुत शोर लगता था उनको कि बच्चे इतने ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। वो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि आपको मतलब उस तरह के मतलब डील करना पड़ा था इस तरह से कुछ? मैं अपनी कहानी अगर बताऊं तो मेंटली डील करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस टाइम पे। जितना पॉजिटिव वो कर सकते हैं आपको कोई नहीं कर सकता। जो आपके सराउंडिंग है दोस्तों की, दे मेक यू कंफर्टेबल कि अगर आपने स्कूल जाना है, क्योंकि मैंने आती स्कूलिंग स्टार्ट कर दी वैसे ही। मार्च में मैं जम्मू पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया स्कूल में कि राइट नाउ एग्जाम सेशन होता है जम्मू में मार्च, तो आपने एग्जाम्स देने चाहते तो वो डायरेक्टली प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड 10th में आता जाके 8th से वो डायरेक्टली प्रमोट कर सकते थे। बट आई एम थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल संजीव मैम कि उन्होंने उस टाइम मेरे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, बच्चों के साथ एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। एग्जाम्स पास होने के बाद उन्होंने मेरे को प्रमोट किया 8th में। तो बाकी फैमिली ने एज सच पूरा सपोर्ट किया मेरे को। मतलब एज सच उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं प्रेजेंट की, या मतलब
ऑब्वियसली दुख सबको लगता है, बिल्कुल जितना मेरे को लगा होगा उससे 2 गुना ज्यादा मम्मी पापा को लगा होगा या फैमिली को लगा होगा, बट उन्होंने कभी उसको सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पता था कि यही टाइम है जब बंदा स्ट्रांग रहेगा, जब अपने आप को आप स्ट्रांग प्रेजेंट करोगे तभी आप सामने वाले को हिम्मत दे सकते हो। रोते रोते आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते, तो आपको अगर हिम्मत देना है किसी को तो आपको उसके लिए खुद भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उन्होंने ना कभी ऐसा कुछ मेरे सामने प्रेजेंट किया, ना ऐसा कभी कुछ किया जिससे मुझे लगे कि कुछ मेरी जिंदगी में चेंज हुआ है। मतलब दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी, कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, दे आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी, कि अगर एक आवाज मारूंगा तो अभी भी कोई आ जाएगा, जैसे अभी घर पे बैठा हूँ जोर से आवाज मारूंगा कोई ना कोई तो आ जाएगा वहां से। तो वही चीज़ है कि फैमिली और फ्रेंड्स ने, स्कूल जाता था फ्रेंड्स ने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दिया, दे ऑलवेज मेड मी कंफर्टेबल, मेरे नोट्स से लेके मेरा टिफ़न, मेरे मतलब स्कूल ने इतना प्रिपरेशन कर दिया था मेरे लिए कि उन्होंने मेरे लिए 2 स्पेशली बंदे रखे थे कि जो अगर टेक केयर इन द केस की अगर कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी नीड हो स्कूल टाइमिंग्स में, तो दे विल बी देयर टू हेल्प मी एट दैट मोमेंट। सो मेरी टीचर्स इतनी अच्छी थी कि वो ब्रेक में आ जाते थे मेरे को कि आज लंच खिलाया चलो हम खिलाते हैं, मतलब कोई ना कोई टीचर आ जाते थे या कभी बच्चे होते थे, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे महसूस नहीं हुआ से बड़ी चीज़ है कि उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। तो वही है, फैमिली और फ्रेंड्स ने वो चीज़ कभी महसूस नहीं होने दी, कभी उसके गो थ्रू मुझे जाने नहीं दिया। बट वो है कि बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ चलती हैं, बट ये जो पॉजिटिविटी यहाँ से आती है वो उस चीज़ को सप्रेस कर देती है। लेकिन रणदीप, सबकी सपोर्ट होने के बावजूद भी अपने अंदर एक जिगर, वो कलेजा, एक चीता वाला शेर, हरी सिंह नलुआ वाला चाहिए। बिल्कुल। और एक गुरु गोविंद सिंह जी की बात इस आपके ऊपर पूरी फिट बैठती है कि चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तब है गोविंद सिंह नाम कहा। एंड इट एब्सोल्युटली फिट्स द बिल व्हेन वी टॉक अबाउट यू, एंड दिस इज व्हाट वी, द डेफिनेशन ऑफ सूरमा वी हैव। हरी सिंह नलवा ने जब शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, तो दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली। तो चंदीप, इसके बाद जब ऐसा हुआ, फिर हमें आपने कई इंटरव्यूज में भी बोला है कि आपने घर वालों को बिना बताए स्केटिंग शुरू कर दी थी, तो वो कैसे, मतलब वो क्या हुआ था? हुआ ये था कि जैसे ना जिस दिन इंसिडेंट हुआ ना उससे कुछ महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात होगी, मैंने स्केटिंग शुरू की थी नई नई, स्केट्स वगैरह जाके लिए नए नए, उस टाइम पापा को फोर्स करके स्केट सीखना है, स्केट्स लाए नए। तो स्केट्स हम स्कूल में रखते थे, स्कूल में ही रहते थे, वो हमारे पिजन बॉक्सेस बने होते थे वहाँ पे रख के आ जाते थे घर पे। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, तो जब मैं वापस स्कूल में गया तो उस दिन वो स्केट्स वहाँ से गुम हो गए हुए थे, स्केट्स थे नहीं वहाँ पे। तो मन में ना, मतलब स्पोर्ट्स से, वो जो स्पोर्ट्स वाला होता है ना वो रहता ही है अंदर, स्पोर्ट्स करना ही करना, कुछ ना कुछ तो करना है। तो पढ़ाई में मैं नहीं कहता कि आई एम अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई का मेरे को इतना नहीं था, बट स्पोर्ट्स का मेरे को स्टार्टिंग से था। तो क्या हुआ कि एक दिन वैसे आई वॉज रोमिंग अराउंड, स्कूल के कॉरिडोर्स में घूम रहे थे, फ्री पीरियड था कि शायद से लंच ब्रेक थी, तो मेरे क्लासमेट्स ना कुछ स्केटिंग कर रहे थे वहाँ पे। तो जिसमें मेरे एक दोस्त था, तो उसको मैंने बोला अपने हाथ पीछे रख के ना स्केटिंग करके दिखाना मेरे को। ही डिड इट। मैं इट इज़ अ सिमिलर कंडीशन कि अगर हाथ पीछे रख के हो सकती है तो बिना हाथों के भी स्केटिंग हो सकती है। तो उस टाइम फिर मैंने अपने जो सीनियर्स होते थे, मतलब उनसे स्केट्स बोरो करने, उनसे सीखना शुरू किया। 2-3 महीने स्कूल में लगाए, आई गेस 3-4 महीने लगाए होंगे स्कूल में। तो उसके बाद मैंने फिर घर आके बताया कि मुझे स्केटिंग सीखनी है। सो देवर लाइक कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। फिर मैंने उनको बताया कि बड़ा कुछ किया ऐसे ऐसे। तो फिर उनको मैंने बोला कि अब मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जाना है। तो ऑब्वियसली अगर वो मना कर देते नहीं हो सकती थी वो चीज़, बट जैसे मैंने बोला कि वो पॉजिटिव थे स्टार्टिंग से, ऑलवेज सपोर्टिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लेते हैं शुरू, कि एटलीस्ट मन है तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरी वहाँ से स्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। 2011 एंडिंग के बाद स्टार्ट हुई थी स्केटिंग की जर्नी मेरी। ओके। तो आई गेस पहला चैंपियनशिप स्केटिंग का कब? 2012 में। ओके। 11 में इंसिडेंट हुआ। 6 मेडल जीते हैं स्केटिंग में। हाँ, स्केटिंग मेडल काउंट का याद नहीं है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मेडल काउंट याद नहीं है मेरे को। बट ये है कि आई हैव बीन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, आई हैव बीन स्टेट चैंपियन, नेशनल मेडल है मेरे पास। उसके बाद आई होल्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्केटिंग एज वर्ल्ड्स 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर। बट द थिंग इज स्केटिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ये पैरा गेम्स के साथ रिकॉग्नाइज नहीं थी। अदरवाइज आई लव स्केटिंग। वो होती है ना पहला जो आप चीज सीखते हो, पहली मोहब्बत की तरह जिसको कहते हैं, जो पहली आप चीज सीखते हो ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वही वाली बात हो गई। क्योंकि स्केटिंग सीखने के लिए ना बड़े गोड्डे तोड़वाए।
मतलब कोई हफ्ता नहीं होता था जिस दिन इन दोनों में से खून ना निकल रहा हो। मतलब अभी भी मेरे मतलब जख्म है वहां पे, मतलब भर गए हुए हैं, बट वो चीज ब्लैकआउट हो चुकी हुई है कि वो अब अलग ही दिखती है कि यहाँ पे जख्म रहते ही रहते थे। 4 साल 5-6 साल मैंने स्केटिंग किया, 5-6 साल, लास्ट के 2 इयर्स ठीक थे, उसमें कम गिरते थे, पर जब शुरुआत की है ना, बड़े गोडे तोड़ो। मैं स्कूल श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि लोग एक एक स्पोर्ट खेलते हैं, पर संदीप हैज़ बीन अ प्रो एट मल्टीपल स्पोर्ट्स। ट्राइंग टू बी। तो जब स्केटिंग में आपको पता चला कि पैरा ओलंपिक्स में इसका स्कोप नहीं है, तो फिर आपने स्विमिंग शुरू की? नहीं नहीं, उससे पहले मैंने ताइक्वांडो ताइक्वांडो शुरू ताइक्वांडो किया। शुरू की, ओके। सो हाउ दैट हैपेंड? इट हैपेंड बेसिकली 2014-15 की शायद से बात है। आई केम इन कांटेक्ट विद अ डॉक्टर जो यूएस से थे। तो उनका हमें मतलब पापा को एक दिन फ़ोन आया कि मतलब उनको इंसिडेंट पता चला होगा कि उन्होंने कहा कि इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट इन मतलब कि प्रोस्थेटिक्स को लेके किसी तरीके की सपोर्ट आपको चाहिए तो डू लेट अस नो, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हो कि यहाँ पे सबसे बढ़िया होते कुछ ये भी। मिल्खा सिंह की डॉटर की बात हो रही हाँ, है? तो वहाँ हमें उस टाइम पता नहीं था हम्म कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने उसी साल शायद से नवंबर या दिसंबर में इंडिया आना था, तो चंडीगढ़ रहते थे, तो वो उन्होंने बोला कि कम एंड मीट अस एट चंडीगढ़। सो उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था। तो आई गेस हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने अपने ना मतलब मिल्खा सिंह सर के साथ स्टोरी लगाया, मतलब अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज कर दी। तो मैंने पूछा मतलब कौन है, तो ही सेड ही इज़ माय फादर। मैं ओके, सो आई वाज ओके, ठीक है। सो फिर वहाँ पे जाके मैम से मिल मतलब मैम से मिला, मिल्खा फिर सर से? मिल्खा सिंह सर से मिला, उनकी वाइफ से मिला, मतलब जी मिल्खा सिंह से मिला जो गोल्फर हैं। गोल्फर है। तो उस टाइम फिर 2015 से शुरुआत हुई मेरे, मतलब ही वॉज माई फर्स्ट मेंटर, मतलब यू कैन से फर्स्ट ऑफिशियल स्पॉन्सर, जो मेरे को मेरी मतलब अगर किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है मेरे को स्पोर्ट्स में, अगर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी तरीके की भी रिक्वायरमेंट है, मुझे कोचिंग में जाना है, कुछ भी करना है, वो सपोर्ट करते थे। तो वहाँ से उन्होंने फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मेरा स्केटिंग का पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो फिर उन्होंने मेरी पीसीआई जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उनके साथ उन्होंने मुझे एक मीटिंग अरेंज करा के दी कि अगर इस डिसेबिलिटी में अगर पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस। सो उस टाइम 2 ऑप्शंस निकल के आए थे, फर्स्ट वन वाज स्विमिंग एंड सेकंड वन वाज पैरा टाइक्वांडो या टाइक्वांडो जिसको हम कहते हैं। तो उस टाइम स्विमिंग पता नहीं क्या उस टाइम माइंड में चल रहा था, तो मेरे को उस टाइम थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लगी, पता नहीं जम्मू के माहौल के हिसाब से डिफिकल्ट लगी या कुछ ऐसा था कि मेरा उस तरफ मन नहीं किया जाने का। तो उस टाइम फिर मैंने टाइक्वांडो को ऑप्ट किया, टाइक्वांडो स्टार्ट किया। स्केटिंग मैंने जीरो से आके पीक पे आके छोड़ी वापस। अब एक नई स्पोर्ट्स का चैलेंज था कि वापस जीरो से शुरू करना। मेंटली कितना मुश्किल होता है वो कि नया मेंटली उनके लिए मुश्किल होता है जो सोचते हैं चीजों को लेके, हम खाली करने में बिलीव रखते हैं कि करनी है। दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स कि ब्रिलियंट। करनी है, सोच समझ के नहीं करते, करना है तो करना है, हो गया नहीं हुआ देखी जाएगी। राइट राइट। तो वापस आए, मैंने किसी के थ्रू मतलब जम्मू का पता किया कि जम्मू में टाइक्वांडो कोच कौन है या कौन कौन सिखाते हैं। तो फिर पता चला कि अतुल सर हैं, तो वो कोचिंग देते हैं, जो इंडिया के रेफरी चेयरमैन भी थे, इंटरनेशनल प्लेयर खुद रह चुके हैं, साथ ही में ही इज द इंटरनेशनल रेफरी। तो मतलब काइंड ऑफ इंडियाज बेस्ट प्लेयर इसको आप कहते हैं। राइट सपोर्ट इन ताइक्वांडो। सो आई गॉट द राइट पर्सन, राइट कोच, राइट मैन, जो मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। और विल पावर की तो कमी थी नहीं। बिल्कुल, कोशिश तो हमेशा से रहती है कि जो करना वो करना ही करना है। तो फिर उसके बाद 2016-17 में मैंने वापस शुरू किया अपना स्केटिंग छोड़ा। स्केटिंग छोड़ने के बाद टाइक्वांडो शुरू किया। वो स्केटिंग इज अ टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स, टाइक्वांडो इज टोटली अ डिफरेंट स्पोर्ट। उसमें रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स अलग हैं हमें। तो फिर मैंने वापस सर ने बताया कि कैसे क्या करना है, तो उनकी मतलब आज तक भी टाइक्वांडो में कुछ करना है तो उनकी गाइडेंस के अलावा मैं कुछ नहीं करता। जो कोच साहब बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ट्रेन उन्होंने किया, उनको पता है भाई क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। तो जैसा वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से बोलना शुरू किया था वो हम फॉलो करते आए। तो जहाँ भी आज उनकी वजह से हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, स्टेट्स के लिए, नेशनल्स के लिए, इंटरनेशनल्स के लिए, उन्हीं की बदौलत खेली है। सो यू हैव वन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन ताइक्वांडो। हाँ, मेरा मतलब आई एम अ 6 टाइम स्टेट चैम्पियन, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन। फिर उसके बाद 2018 में फाइनली आई गॉट द चांस, जब मौका मिला कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि एक अल्टीमेट ड्रीम होता है स्पोर्ट्स वाले का
कि इंडिया के लिए कुछ करना है। वो होता ना शौक, जैसे आपने वो भाग मिल्खा भाग में देखा होगा, ब्लेजर पाना है, इंडिया दा ब्लेजर पाना है इंडिया जी। दा ब्लेजर पाना है, बस उसी चीज के पीछे भागी जा रहे थे कि इंडिया दा ब्लेजर पाना है जी। उससे पूछता ना दम है तेरे अंदर, हाँ है, तो आहो जी जी आहो। बिल्कुल। आहो तो वाली बात है ना। वही आहो वाली बात होगी। तो ब्लेजर डालने का मौका मिला 2018 में मेरे को, पहली बारी नेपाल में रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया को मेरा गोल्ड आया। उसी के साथ अगले महीने फिर एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मेरा एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल आया। सो आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर फॉर टाइकोंडो जिसका एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल था। फिर कंटिन्यूइंग दैट, एक इनका ना वो होता है टाइकोंडो में डिफरेंट रैंकिंग टूर्नामेंट्स होती हैं जिसमें आपके वर्ल्ड रैंकिंग चेंज होती है। सो एक रैंकिंग टूर्नामेंट थी साउथ कोरिया में, मैंने वो खेली, किम यंग कप करके होता है। तो उसमें मेरे 2 गोल्ड थे, जिसकी वजह से 2018 में ही मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 पे आ गई। ठीक है, तो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 मतलब जो टॉप रैंक प्लेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स के लिए। नहीं, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं वो जो टॉप रैंक होते हैं। 3 आई गेस टॉप 3 या टॉप 6 होते हैं जिनकी रैंकिंग उतनी होती है, वो डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं। हाँ, कि उनको क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स मिल जाती हैं, आप खेलो और पार्टिसिपेट करो। तो वो तो चलो ठीक है, ठीक चल रहा था, क्योंकि अभी नया नया आया था, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इतना पता था कि 2020 में पैरालंपिक्स में टाइकोंडो का डेब्यूट होना है, कि ये गेम इंट्रोड्यूस हो जाएगी उस साल। तो फिर 2019 की बारी आई, 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी हमारी। तो 19 से पहले मेरा स्टेट अवार्ड अनाउंस हो गया, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ स्टेट, JNK UT नाउ। तो वो अनाउंस होने के बाद हमने तैयारी शुरू की अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइकोंडो के लिए मेडल नहीं था। ना पैरा में था, ना जर्नल में था, मतलब जर्नल में भी नहीं था, पैरा किसी कैटेगरी में मेडल नहीं था आज तक। सो हम एक ड्रीम के साथ चले कि वर्ल्ड चैंपियन बन के वापस आना है, कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, टाइटल लेके आना है, वर्ल्ड टाइटल। सो उसके लिए तैयारी शुरू की, जितना दे सकते थे, 4 घंटे 5 घंटे सुबह शाम जो था सब दिया। तो ट्रेनिंग आप कहाँ करते थे? ट्रेनिंग MS स्टेडियम में चलती थी, उसके बाद हमारी छन्नी में एकेडमी है वहाँ पे चलती थी, मतलब मिक्स चलता था। तो रूटीन क्या रहता था सुबह से लेकर शाम तक? और सुबह की रूटीन तो ज़्यादा कार्डियो को लेके होती थी, और शाम की रूटीन होती थी फाइट प्रैक्टिस होगी, बेसिक्स हो गए, उन पे फोकस रहता था कि सर ने पूरा रूटीन सेट किया होता था कि ये इस टाइम ये होना है, इस टाइम ये होना है। तो बस जैसे वो बोलते थे हम वैसे करते हैं। टाइकोंडो के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है? हाँ, टाइकोंडो इज मतलब मार्शल आर्ट्स में सबसे ऊपर कह सकते हैं आप टाइकोंडो को, क्योंकि इसमें बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किकिंग, मतलब टाइकोंडो इज टोटली किकिंग फॉर्मेट गेम। किकिंग पंचेस भी होते हैं, बट पंचेस से ज़्यादा किकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो किकिंग करने के लिए आपको कुछ भी करना है, यू शुड बी, मतलब आपके कोर स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी लेग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होने चाहिए। अदरवाइज आपको नहीं पता होता कहाँ से किक आ रही है, कहाँ जा रही है। अगर आपके रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको हर्ट होगा वो चीज़। सो मेहनत तो हर स्पोर्ट्स में है, नॉट ओनली टाइकोंडो, सब स्पोर्ट्स में मेहनत है। बट आप कितनी मेहनत डालते हो स्पोर्ट्स में, वो आप पे होता है कि आप उस स्पोर्ट्स को पक्का करने के लिए अपनी लाइफ में उसमें कितनी मेहनत डाल रहे हो। तो टाइकोंडो में आपको कोर पे वर्क करना पड़ता है, आपको अपनी लेग्स पे वर्क करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपने रिफ्लेक्सेस पे वर्क करना पड़ता है, सबसे ज़रूरी अपने माइंड पे वर्क करना पड़ता है कि जब आप रिंग के अंदर हो, जब आप विन विन सिचुएशन में हो तब तो चक्कर नहीं है कोई। व्हेन आप लूज सिचुएशन में हो तो वहाँ से कैसे निकलना है बाहर, कि अगर आप लूज कर रहे हो गेम को तो वहाँ से आपके अपने आप को वापस कैसे निकालना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो फिर सर ने पूरा शेड्यूल सेट किया था हमारा कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, एक दिन बेसिक होगा, एक दिन कोर ट्रेन होगा, एक दिन फाइट प्रैक्टिस होगी, ऐसे चलता था शेड्यूल। जो सर सेट करते थे वैसा वो शेड्यूल चलता था। तो फिर 2019 फेब में फाइनली गॉट द चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड फॉर्चुनेटली आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइकोंडो प्लेयर इन इंडियन हिस्ट्री जिसका सिल्वर मेडल आया किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रेगुलर और पैरा दोनों में नहीं था किसी में आज तक। आई वाज द फर्स्ट वन, तो जिसमें मतलब आई फील ब्लेस्ड, आई फील लकी to represent India at World Championship and winning the first medal for India in World Championship. That was your determination and grit that made it possible. More than that, trying to do good always, कि हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा अपनी जिंदगी के साथ कर सकें। तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट हुआ था where you were aiming for gold in the second championship. उसमें कुछ आपने बोला था कि कुछ फाउल हो गए थे आपसे। हाँ, उसकी can you tell what was
मेंटली आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज आप एक सिल्वर ऑलरेडी ला चुके हो पिछले इवेंट में और नाउ यू आर गनिंग फॉर गोल्ड, तो आपने मेंटली भी अपने पिछले एक्सपीरियंस से अपने आप को ट्रेन किया होगा और इस बार मुझे ये चीज़ बेटर करने की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग क्या थी और वहाँ पे एग्जीक्यूशन में किस तरह का माइंडसेट था? जैसे अभिनव बिंद्रा सर की मैं बुक पढ़ रहा था, तो ही टोल्ड दैट गोल्ड से पहले उनको, गोल्ड मेडल इवेंट से पहले उनको नींद भी नहीं आई थी, तो आपके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था? मेरे साथ तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ इस बार इस तरह का, मतलब हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 साल के बाद होती है। सो फॉर एवरी 2 years वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है हमारी, मतलब हर साल नहीं होती। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है जो हर साल होती है, एक होती है 2 साल के बाद, एक होती है 4 साल के बाद। सो 2021 में जाना था फिर वापस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, उसके बीच में बड़ी सारी चीज़ें हुई, तो ट्रेनिंग हम कर रहे थे अपने लिए कि इस बार ही एम कर रहे थे गोल्ड के लिए, कि गोल्ड इंपॉर्टेंट है, कि गोल्ड आना है, टाइटल लेके आना ही आना है। तो उसके लिए जो पिछली बारी कमियां रह चुकी थी उसको और ज़्यादा हमने इम्प्रूव किया। उसके बाद साथ ही में हमने कोशिश की कि ट्रेनिंग थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। सो इस बारी मैंने कोशिश की थी, जब मैं टूर्नामेंट, पिछली बारी तो इतना ध्यान नहीं दिया था, नया नया था, तो इस बारी जब टूर्नामेंट में गया तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मतलब 7 to 8 days आई वॉज देयर, बट फ़ोन वॉज टोटली बंद, कि फ़ोन नहीं चलाऊँगा मैं, जो मर्जी हो जाए। तो फ़ोन बंद था मेरा 7 दिन, ना घर पे मेरे किसी का कंटेक्ट नहीं था। पापा साथ में थे तो पापा की घर पे बात होती थी, मैं उनसे भी नहीं, घर पे भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तो 21 की बात थी जहाँ पे हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे वापस रिप्रेजेंट करना था जाके, तो उसमें जितनी पिछली बारी कमियाँ थी उसको ओवरकम किया। कमी तो पिछली बारी भी नहीं थी क्योंकि कोच साहब ने पूरी मेहनत कराई थी, बट वही होता है, जिस दिन आपका दिन हो तो सब हो जाता है, जिस दिन ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो मेहनत हमने पिछली बारी भी पूरी की थी, इस बारी दुगनी मेहनत की उस चीज़ को हासिल करने के लिए। फिर 2021 में क्या, मतलब आई वॉज टोटली, मतलब जैसे चैम्पियनशिप में पहुंचा, जैसे हम टर्की में लैंड किया हमने इस्तांबुल में, मैंने फ़ोन ऑटोमेटिकली तो बंद हो ही गए, बट जब हम होटल्स में गए, अपने होटल पे भी मैंने पापा का फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट कर दिया था, अपने फ़ोन पे मैंने वाईफाई भी नहीं कनेक्ट किया, कि आई वॉन्ट टू स्टे फोकस्ड ऑन दैट, कि मुझे फोकस रहना उस पर, उस चीज़ पे, कि हाँ डिस्ट्रैक्शन वगैरह से दूर रहूँगा इस टाइम में थोड़ी देर के लिए। सो 1 हफ्ता या 8 दिन के लिए हम वहाँ पे थे, मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया टिल द डे जब तक मेरी फाइनल फाइट नहीं हो चुकी थी। तो उस टाइम एक चीज़ मेरे साथ हुई थी कि जैसे हम, एक प्रॉब्लम होती है, जैसे खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हेन वी ट्रैवल। यू आर इन इस्तांबुल राइट? हाँ, आई वाज इन इस्तांबुल। खाने की बड़ी दिक्कत थी। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, मेरा फ़ोन मैंने बंद कर दिया, पापा का फ़ोन कनेक्टेड था, पापा घर पे सबके साथ कांटेक्ट में थे, मैं नहीं था क्योंकि मेरा फोकस एक चीज़ पे था, गोल्ड पे। सो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो गया कि जिस कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, तो वो कैटेगरी में क्या हुआ कि मेरा वेट ड्रॉप हो गया अचानक से, कि जितना मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट थी मैं उससे मतलब 500-600 ग्राम ज़्यादा होऊंगा, कि इतना वो वेट नीचे आ चुका था मेरा 1 से 2 दिन पहले। चलो मैंने बाय चांस सोचा कि चलो वेट टेस्ट कर लेता हूँ, वेट कितना चल रहा है, क्योंकि हम तुर्की वाली साइड थे, तो खाने का थोड़ा सा इशू आ रहा था मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, सबको ही आ रहा था, इंडियंस का आपको पता है कि वो हमारा खाना टोटली डिफरेंट है, वो जो बाहर चीज़ें चलती हैं, थोड़ा वेजिटेरियन डाइट हमारी ज़्यादा है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक करके, क्योंकि अगर वेट मेरे उससे कम हो जाता तो डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी थी। तो उस दिन मेरे को याद है, मैंने भर भर के चीज़, आलू, चावल, एक वो मैं यहाँ से वो लेके गया था, इलेक्ट्रा पाउडर्स होते हैं ना, वो पानी पी 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 पी। मतलब वेट कम हो जाए तब भी दिक्कत है? हाँ, वेट कम हो जाए, वेट कितना होना, जैसे अभी हमने देखा विनेश फोगत का उनका ज़्यादा, बेसिकली जैसे उनका एक रिक्वायर्ड वेट है, सपोज अगर 75 प्लस खेल रहे हो आप, अगर 75 से नीचे चले गया वेट, या 55 प्लस खेल रहे हो आप, 55 से 1 ग्राम भी नीचे या 100 ग्राम भी नीचे आ गया, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपका 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए था। हाँ, नहीं, मेरा तो अलग कैटेगरी थी, मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसे रह जाए 55 कैटेगरी है ना, प्लस या माइनस में होगी। अगर माइनस वाला है तो अगर आपका वेट 100 ग्राम ऊपर गया तब भी आप डिस्क्वालीफाइड, अगर प्लस में खेल रहे हो 100 ग्राम नीचे आ गया 55 के, तो आप डिस्क्वालीफाइड। ओके। तो वो तो आपके केस में क्या था? मेरे केस में था कि मेरा नीचे जा रहा था, कि मुझे जो वेट मेंटेन करना था मेरा, उससे वेट कम होना शुरू हो रहा था, कि अगर एक दिन और थोड़ा खाने में दिक्कत हुई तो वो वेट उससे माइनस में चले जाएगा। तो उस दिन इलेक्ट्रा पाउडर घोल घोल के 2-2, 3-3, 4-4 लीटर पानी की बोतलें पी के फिर मैंने वेट देने गया, खाना चंगी तरह खाया मैंने दबा के, तो फिर लकीली वेट मेरा ठीक हो गया, कि हाँ ठीक है। ओवर वेट का तो चलो इलाज है कि बंदे ने वेट बढ़ाना, उसका बड़े इलाज है, कम करने का थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अभी तो ये चीज़ हंस के चल रही है, बट उस टाइम बड़ी टेंशन हो गई थी। नहीं, जैसे हमारे, आपको क्या लगता है हमारे जो एथलीट्स हैं उनको वेट कटिंग की ट्रेनिंग या वेट एनहांसमेंट की यहाँ पे कुछ थोड़ा सा
फिजियोज का और जो न्यूट्रिशनिस्ट, थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? बेसिकली सपोर्ट चाहिए ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक, अभी चलो बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, बड़ा कुछ चल रहा है जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। जिस दिन ये जो हायर रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमें जाके एंड ऑफ द, जब हम मतलब किसी बहुत बढ़िया चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो सपोर्ट वहाँ पे जाके मिलती है, जब वो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी ना सपोर्ट मिलना, तब बेसिकली एथलीट को जो ज़रूरत होती है ना, वो ग्राउंड रूट, जब वो रूट में होता है ना तब उसको ज़रूरत होती है। तो अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बड़ा कुछ चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे स्पोर्ट्स को लेकर तरक्कियां चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इक्विपमेंट्स, बहुत कुछ कर रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी। तो बस वही है, आस्ते आस्ते ये चीज़ें डेवलप होंगी। जब वो सपोर्ट पूरी ग्राउंड रूट तक आ जाएगी ना, तब आप देखना कि हमारा मतलब वी हैव अ पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स। देखो जैसे अभी विनेश फोगट के केस की हम बात करें, उसमें जिस लड़की ने गोल्ड जीता है, शी वाज टेलिंग मैं 2 साल से अपनी वेट कटिंग रेजिमेंट मैंने स्टार्ट करके रखा है। और मतलब वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही बेसिकली ओलंपिक इज मतलब एक रात का इवेंट नहीं है, पिनेकल है वो तो 4 साल की 4 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है। हुसैन बोल्ट की 4 साल की मेहनत 10 सेकंड के लिए खाली, लेस देन 10, 9 पॉइंट समथिंग, मतलब ही ट्रेन्स फॉर 4 इयर्स की एक रेस भागनी है 9 सेकंड की, बस ही ट्रेन्स फॉर 4 इयर्स। यस, मतलब ये 4 साल पहले, कईयों की 10 साल पहले, मतलब जिन्होंने रिप्रेजेंट सोचा है कि करना ही करना है, तो उनकी 10 साल पहले भी शुरुआत हो जाती है, बट यही उस चीज को कंटिन्यू भी रखना पड़ता है। अब मनु भाकर के साथ 2021 में क्या हुआ, शी हैड अ पिस्टल मालफंक्शन एंड नाउ शी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। तो वही है, चैलेंजेस चलते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस। हम वापस आपके उसमें इवेंट में हम डाइग्रेस कर गए, इवेंट हमारा रह गया। तो इवेंट चलो वो वेट वगैरह का सब कुछ हो गया, तो अगले दिन हमारी फाइट्स अनाउंस होगी। सो फाइट्स वगैरह चली, तो जब फाइनल का टाइम आया, जब था कि 1 गोल्ड या 1 सिल्वर, ठीक है, अब फाइट आ गई गोल्ड सिल्वर की। मतलब यू आर इन द फाइनल्स नाउ। मैं फाइनल्स में आ गया, गोल्ड सिल्वर की फाइट आ गई, तो उसमें डिसाइड होगी चीज़ कि अब थोड़ा कंसंट्रेट, कि जो एम है वो पूरा हो सकता है। गोइंग फॉर गोल्ड नाउ, गोइंग फॉर गोल्ड। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? आई वाज अगेंस्ट रशिया। मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना था कि रशियंस आर योर, मतलब दे आर आफ्टर योर लाइफ। हाँ, पिछले 19 वाली चैंपियनशिप में भी वही आ गए थे। 19 वाली चैंपियनशिप आई गेस मुझे याद है, मतलब मेरी जितनी चैंपियनशिप्स मैंने खेली हैं, दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट चैंपियनशिप। आई रशिया वाला वाज एट 36, आई वाज एट 32 और ऐसे कुछ चल रहा था। तो मतलब वो अच्छी थी। इस जो ये अभी 21 वाली हुई है, जहाँ तक इसमें लगता है कि इसमें मेरी भी गलती है जो मैं हारा हूँ ये चीज़, क्योंकि इसमें क्या हुआ था जरा तफसील कितने मिनट का आपका इवेंट होता है जो ताइक्वांडो का फाइट होता है, फॉर दी ऑडियंस जिनको ज्यादा डिटेल में नहीं। रूल्स चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे रूल्स जो 2019 में थे, दैट वाज 2.5 मिनट का राउंड होता था पहले, 2.5 130 होता ना, 1 मिनट 2.5 इज डेढ़, हाँ डेढ़ इज 130 1 मिनट 30 सेकंड का हमारा राउंड होता है। सो वो 3 राउंड होते थे, सो बेस्ट ऑफ 2, ठीक है। अगर इन केस आपके तीनों राउंड या 2 राउंड 1-1 और 3rd राउंड टाई हो जाए, तो अब आपका गोल्डन पॉइंट होता था, ठीक है। तो बट अगली चैंपियनशिप में उन्होंने रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया, रूल को चेंज किया। दे मेड अ राउंड 5 मिनट का एक राउंड, मतलब 3 राउंड से उन्होंने टाइम को थोड़ा कम्युलेट करके 5 मिनट का एक राउंड बना दिया, जिसमें आपका चाहिए से 30 सेकंड्स की एक ब्रेक थी। तो आई वॉज श्योर इनफ, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। मतलब पूरा इवेंट 5 मिनट का था? हाँ, पूरा इवेंट 5 मिनट का था। चला वो 15-1 मिनट चला होगा, क्योंकि उसमें बड़ा कुछ हो जाता है, कार्ड्स वगैरह, मतलब बड़ा कुछ हो जाता है मैनेज करने के लिए चीजें। तो जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ, आई गेस वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, तो आई गेस 3रा या 4था ही सेकंड था, वो मेरी तरफ आया, मैं उसकी तरफ गया, मैंने लेग उठा दी, लेग थोड़ी सी ज्यादा उठ गई, उसके फेस पे चलेगी, तो फाउल हो गया। हाँ, बेसिकली जो जर्नल है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें फेस के पॉइंट ज्यादा होते हैं, बट पैरा में इन अपनी सेफ्टी को नजर रखते हुए उन्होंने क्या किया हुआ है, फेस किक बैन है हमारी। या तो आपको 1 पॉइंट फाउल मिलेगा, या आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, जो रेफरीज है वहां पे। वो एक किक पे डिस्क्वालीफाई, पहली किक पे डिस्क्वालीफाई, वो उनकी इच्छा है। पहली किक अगर मतलब कुछ ज्यादा हार्श होगी या कुछ होगी, तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये मेरे साथ डिस्क्वालीफिकेशन भी हुई है। ऐसा भी होता है कि जैसे जो आपका प्रतिद्वंदी होगा, वो इंटेंशनली अपना फेस आगे करे किक में। मैं बताता हूँ आपको सर, बड़ा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो एशियन चैंपियनशिप मुझे याद कराना, एशियन चैंपियनशिप की मैं आपको बात बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, 10 सेकंड के अंदर अंदर मेरी पहली फेस किक उसको टच होगी, तो शायद से ब्लीडिंग हुई या कुछ हुआ। तो अगर बेसिकली रूल सबको पता है,
तो थोड़े कुछ प्लेयर्स थोड़ी एक्टिंग भी कर देते हैं, और लगी ये हो गया वो, बेशक हुआ, बेशक छुई होगी, बट उन्होंने तो रेफरीज को दिखाना है लगी है, ये करना है, वो लेट गया, वो हो गया, मैं एक ही हो गया, वो थोड़ा सा ना थोड़ा स्कैटर हो गया मैं उस टाइम पे कि हाइट अब डिस्क्वालीफाई ना कर दें। तो ऑब्वियसली बंदा ना थोड़ा, मैं नेगेटिव जोन में चले गया उस टाइम। वहाँ पे नेगेटिव जोन में जाने के बाद मेरा मतलब वो होता है ना, वो टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं मेंटल पीस मेरा उड़ गया हुआ था पूरा। अब मैं जो करना चाहता था वो भी नहीं हो रहा था मेरे से उस टाइम पे। और जो भी हुआ 3-4 मिनट की ब्रेक हुई, जब वो वापस रिकवर हुआ वो फिर आया, फिर उसके बाद हमारी मतलब 1-1.5 मिनट फिर फाइट चली होगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर से फेस टच होगी मेरी उसको, मतलब एक ही फाइट में मेरी उसको तीन बज गई। वो बेसिकली वो हाइट में मेरे से भी हाइट में छोटा था, मेरी थोड़ी किक ऊपर निकल जाती है, तो जैसे कभी इधर कभी उधर वो टच होगी उसको 3-4 बारी। हमने आई गेस पॉइंट ज्यादा नहीं थे हमारे फाइट में, मुझे जहां तक याद है 2 या मतलब फाउल के पॉइंट ज्यादा थे उसके, मतलब वो फाउल के अर्न कम किया, अर्न कम किया उसने, फाउल से बच अनफोर्स्ड एरर जैसे टेनिस में कहते हैं अनफोर्स्ड एरर। मैं टोटली मतलब जितना मर्जी मैं कर रहा था अपने आप को वापस बैक करने का, वो नहीं हो पा रहा था मेरे से उस टाइम पे। तो अनफॉर्चुनेटली रहा कि गोल्ड तो नहीं आ पाया, बट सिल्वर आया। सो इवन दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। आपने वो बात की ना, वो कुछ लोग ड्रामे भी करते हैं गेम में। हाँ, वो एशियन चैंपियनशिप में मैं था, अपनी कैटेगरी में मेरा गोल्ड था। हम वैसे ओपन खेल रहा था मैं, किसी मतलब दूसरी कैटेगरी में आई वाज प्लेइंग। तो उस कैटेगरी में क्या हुआ, सिल्वर की नहीं, फाइनल्स की फाइट चल रही थी कि अगर मैं ये जीतूंगा फाइनल्स में जाऊंगा। तो क्वार्टर फाइनल्स शायद सेमीफाइनल से क्वार्टर फाइनल्स में मैं था, तो वहां से जीत के अगर मैं वो फाइट जीता तो मैं फाइनल्स में होता। सो पॉइंट वाज लाइक आई वाज एट 11, दैट पर्सन जो सामने ओपोनेंट था वो 9 पे था एज सच, और रह गए थे आई गेस 20-30 सेकेंड्स रहते थे मैच खत्म होने के लिए। अब क्या हुआ, मैं फाइट चल रही है, मैं सेकंड्स पे ध्यान देता नहीं कि फाइट में अवॉइड करता नहीं, जितनी देर अंदर हूँ प्रॉपर खेलूंगा। किक उठा के लेके चले गया, मैं उसके यहाँ से निकल गई, हल्की सी छुई होगी, मैं नहीं कहता नहीं छुई होगी, हल्की सी टच होके निकली, मतलब उसके मुंह पे नहीं बजी, साइड से हेड गियर को टच होके निकल गई वो वीर जी लंबे पै गए थले वो लेट गया, ये क्या हो गया, वो क्या, वो उठे ही ना नीचे से। मैं भरावे नवी नहीं कुछ होया, उठ जा के लिए, वो लेट ही गया वहां पे, लेट गया। उसने 3-4 सेकंड एक्टिंग की, नहीं उठा वो, सॉरी नॉट 3-4 सेकंड, 3-4 मिनट उसने एक्टिंग की, वो नहीं उठा। तो बाहर से टाइम रोक दिया था, उन्होंने टाइम रोक दिया वहां पे, बाहर से मेडिक को कॉल होगी कि स्ट्रक्चर लेके आओ, ये उठा के लेके जाएंगे, बंदा लेके जाना पड़ेगा। तो रेफरीज अंदर आए, चारों रेफरीज जो साइड कॉर्नर रेफरीज होते, सेंटर रेफरीज हो, सारे अंदर आए। उन्होंने डिसीजन लिया कि उसको विन कर देंगे जिसको किक टच हुई है, मेरे को ठीक है, पर मैं राउंड हार जाऊंगा। उसमें वो नहीं होता, रिव्यू का ऑप्शन नहीं होता? रिव्यू किया उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से देखा, उनको लगा कि टच हुई है किक, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया मेरे को उस पर्टिकुलर इवेंट में। जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया, वो बंदा खड़ा होकर रिंग से बाहर चले गया। भाई ये नहीं दिख रहा आप लोगों को कि अभी वो जो चल नहीं सकता था, अभी वो खड़ा होकर बाहर चले गया, एज सून एज यू डिस्क्वालीफाइड मी। ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और उस बेचारे की किस्मत माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, अगली चैंपियनशिप में फिर टक्कर गया मेरे को। ओके, फिर तो उसके साथ मतलब गोल्ड की फाइट थी वो हमारी, वो हम गोल्ड के लिए फाइट कर रहे थे, 3 राउंड थे। किस कंट्री, कौन था? कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ से गेम ओरिजिनेट हुई है। ओके ओके, तो दे नो ऑल द ट्रिक्स, वी वर प्लेइंग इन साउथ कोरिया। ओके, दे नो द ट्रिक्स। हाँ, तो हम साउथ कोरिया में खेल रहे थे, साउथ कोरिया ओपोनेंट था, रेफरी भी साउथ कोरियन था। तो हम खेल रहे हैं, 3 राउंड थे, 2 राउंड, एक राउंड मैं जीत गया, एक वो जीत गया, तीसरा टाई हो गया। नेक्स्ट एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? जो अगला एनकाउंटर हुआ, मतलब उसके मुझे ऑलरेडी खुंदा चढ़ी हुई थी इस पे कि ये है वो है, मैं वैसे ही थोड़ा चप्पा हुआ था, चप्पा नहीं था वैसे, वो थोड़ा सा गुस्सा होता है ना कि हाँ ठीक है अगली बारी देखेंगे अब। तो अगली बारी आ गए वीर जी, फिर सामने उसका मेरा फाइनल था, ठीक है। अब इस बार आप फाइनल में थे? पिछली बारी फाइनल थे, पिछली बारी शायद सेमीफाइनल चल रहा था हमारा, इस बारी फाइनल्स में थे। तो क्या हुआ था, हाँ 1 राउंड मेरा था, 1 राउंड उसका था, मतलब दोनों एक जीते थे। 3rd राउंड वाज डिसाइडिंग राउंड कि क्या होने वाला है। तो हुआ क्या, 3rd राउंड हमारा हो गया टाई हो गया, तो उन्होंने गोल्डन पॉइंट पे चले गए कि अब 1 मिनट का राउंड होगा, इसके बाद यू विल हैव अ राउंड फॉर 1 मिनट, जिसकी पहले किक लगेगी, जिसको पहला स्कोर आएगा, ही विल विन दैट मैच। आए रिंक में आए, स्टार्ट हुई फाइट स्टार्ट होते शायद से मैंने किक मारी होगी, बेल्ट के नीचे लगी होनी, तो रेफरी ने रोक के मुझे गम जम दे दिया, मतलब फाउल दे दिया।
एक पॉइंट बेल्ट के नीचे भी नहीं, हाँ बेल्ट के नीचे भी नहीं मार सकते। मतलब दिस इज द ओनली एरिया, मतलब दिस इज चेस्ट होगी, बैक होगी आपकी, जहाँ तक आपका सेंसर वर्क कर रहा है, बैक भी मतलब साइड बैक्स, पूरी बैक नहीं। ओके ओके। तो गम जब मिल गया एक पॉइंट उसका, फिर चढ़ गया, मैं फिर टेंशन में, ये फिर पंगा हो गया नया। तो लकीली फिर उसको हिसाब किताब बराबर हो गया। आई मैनेज्ड कि मेरे, क्योंकि उसमें किक लगने का पॉइंट था, गम जम का पॉइंट, मतलब जो आपको फाउल मिला है उसका मैटर नहीं करेगा, जो पॉइंट पहले लेगा तो वो मैटर करेगा। सो लकीली मेरी किक लग गई और मेरा पॉइंट आ गया। सो आई वॉन दैट। मैं ठीक है भाई, बदला पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। ठीक है, तूने पिछली बारी एक्टिंग कर ली थी, इस बारी नहीं हो भाई। तो बस ये चलता रहता है सीन। नहीं मजेदार। वंडरफुल वंडरफुल। तो आपने स्विमिंग भी की है, स्विमिंग भी आपने करी है जी। तो स्विमिंग का, स्केटिंग का, ताइक्वांडो का कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तीनों अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं भले अलग अलग चीजें करता हूँ। भी कहते हैं ना, या तो कुछ डिफरेंट करो, डिफरेंट करना इज मोर इम्पोर्टेंट ना। आई एम ट्राइंग टू डू डिफरेंट बाय बीइंग डिफरेंट। सो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कर सकते जो हैं लोग एबल बॉडीड हैं वो भी नहीं ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप एकदम यू आर सेटिंग हायर बेंचमार्क्स। एंड आई वांट टू टेल द ऑडियंस, चंदीप इज द ओनली पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर पैरा जिनको एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला और इंडिया में सिर्फ तीसरे इंसान है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी भी सुना कि बड़े अड़ंगे उसमें भी चले थे। बेसिकली ड्राइव, मैं बताता हूँ आपको, मतलब आसानी से देखो, जिंदगी वैसे मुश्किल चल रही है और लोग उसको आसान होने भी नहीं देते। लोग कहते हैं जी आगे मुश्किल है और मुश्किल करो। तो मेरी लाइसेंस का शुरू हुआ हमारा कोरोना टाइम में। कि कोरोना टाइम में आई सॉ समवन जो पैर से ड्राइव करते थे। ही वाज फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश, विक्रम अग्निहोत्री सर करके हैं, मतलब ही वाज ड्राइविंग। मतलब उन्होंने भी अपने लाइसेंस के लिए फाइट किया। 2016-17 में उनको लाइसेंस इशू हो चुका था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट 2020 में मैंने बोला कि नहीं, अब टाइम है, गाड़ी सीखनी चाहिए कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, कहीं जाना है तो किसी का वेट ना करना पड़े। तो फिर उस टाइम पापा से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर साहब तो वही थे, इन्वेस्टर साहब को पूरा मनाया, समझाया कि हाँ एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है तो ये करना है, वो करना है। सो फिर हमने गाड़ी ली, मतलब टोटली ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा था। इसका कोई वो नहीं था कि गाड़ी चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, नहीं होगा। तो ली गाड़ी, तो लॉकडाउन लग गया। गाड़ी में कुछ वो भी ऑल्टर करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक बेसिकली डिफरेंट केसेस होते हैं। ओके। डिफरेंट केसेस रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। मेरे केस में मोस्टली मुझे ज्यादा अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। क्लच तो ब्रेक और एक्सीलरेटर मैंने क्या करवाया हुआ, खाली एक एक्सेलरेशन किट लगवाई हुई है, जो मतलब राइट साइड के एक्सेलरेटर को लेफ्ट साइड लेके आ जाती है, तो कि मेरी लेफ्ट लेग अप्रोचेबल हो जाए उस तरह। तो ज़्यादा कुछ ऑल्टरेशन नहीं है मेरी गाड़ी में। तो गाड़ी एक दिन आई गेस ये जो हमारा आरटीओ ग्राउंड है यहाँ पे जाके एक दिन पापा के साथ चलाई, एंड आई वाज ओके इनफ कि सेकंड डे आई वाज ऑन द हाईवे। ठीक है, हो गया काम। अब मुझे लगा गाड़ी सीख ली है, कितना ही मुश्किल हो जाएगा, कर लेंगे लाइसेंस अप्लाई भी। तो लाइसेंस का पंगा पड़ गया। मैं लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लर्नर लाइसेंस के लिए। अब लर्नर लाइसेंस की डेट बड़ी दूर की मिल रही थी, क्योंकि उस पहले होता था कि वो जाके विजुअली आपने वो ऑनलाइन टेस्ट देना या कुछ ऐसा कुछ होता था जैसे। तो वहाँ पे कोई अपने ही लगे हुए थे, तो उनको मैंने बताया कि मेरा डेट बड़ी दूर आ रही है। तो उन्होंने बोला चलो आरटीओ सर से मिलते हैं, क्या पता डेट पीछे कर दें। आरटीओ सर उस टाइम जो भी थे उन्होंने बोला ठीक है, Let's not take names. उन्होंने बोला ठीक है, जो हमसे बन पड़ता होगा हम करेंगे, आउटमोस्ट सपोर्ट जो आपको दे सकते हैं हम देंगे। उन्होंने उस टाइम ये मेरे को बोल दिया, एंड मैं भी संतुष्ट हो गया कि हाँ, कि अगर ये खुद कह रहे हैं कि सपोर्ट देंगे तो करेंगे। उस टाइम क्या हुआ पता नहीं, वो उस टाइम हाँ उन्होंने जो बोला मैंने वो किया। पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक वो मेडिकल बोर्ड जो बैठता है, जो डॉक्टर्स का बोर्ड होता है सबसे बड़ा, जहाँ पे 5 डॉक्टर्स बैठते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने बोला उनसे ऑथराइज करवा के लाओ। पहले मेडिकल सीएमओ जो उनको हेड करता, तो पहले वहाँ गया। डॉक्टर कहते भाई हम नहीं बता सकते आप गाड़ी चला सकते नहीं चला सकते, कहते हम ये असिस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो लिम्स जो गाड़ी चलाएंगी उनमें एक पावर है या नहीं है, वो स्ट्रांग है या नहीं है, वो हम खाली ये बता सकते हैं। रेस्ट वो आरटीओ डिसाइड करेगा, जो आरटीओ डिपार्टमेंट आपका, कि आप गाड़ी चला सकते हो नहीं चला सकते टेस्ट लेके। तो उन्होंने लिख दिया रिपोर्ट में कि जो इसके लोअर लिम्स है दैट आर टोटली फंक्शनेबल एंड अ कार कैन बी यूज्ड विद द ऑल्टरेशन। यस, कि जो वो सीएमओ सर ने लिख दिया। हाँ, वो उन्होंने जो बोर्ड था उन्होंने मेंशन कर दिया, एटलीस्ट दे वर कोऑपरेटिव एनफ, कि उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये हो सकता है।
फिर मैं वो वापस लेके आया। तो हमारे वाले मोस्टली बेसिकली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करनी हो ना, थोड़ा तो लड़ाई ज़्यादा लड़नी पड़ती है, हमें भी लड़नी पड़ती है, जिसने करना उसको भी थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके पॉजिटिव अप्रोच से सोचना क्योंकि पड़ता उनके है। लिए रिस्क हो जाता है। हाँ उनके लिए, हाँ मैं मानता हूँ उनकी नौकरी पे आ जाएगी बात, जो भी होगा, बट वो तब बात हो अगर इंडिया का पहला केस हो। बिल्कुल इंडिया में ऑलरेडी 2 केस हो चुके थे तब तक बिल्कुल कि जिनको लाइसेंस इशू हो चुके थे, सेम सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर डिसेबिलिटी, सब कुछ सेम। नहीं, कुछ लोग रास्ता फॉलो करने के लिए नहीं बने होते ना, रास्ता क्रिएट करने हैं। चंदीप कम्स इन दैट कैटेगरी। हाँ तो मैंने किया, नहीं बनी बात, साल 2 साल हो गए, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, उसमें बड़ा कुछ हो गया। मैं नहीं कहता वो अपनी जगह, वो अपनी कागज पत्रों में ठीक चल रहे थे, वो अपनी जगह ठीक चल रहे थे, कोई वरीज नहीं मुझे, उनकी कोई टेंशन नहीं। बट एक चीज़ जो आप एक रूल लिखा हुआ है ना, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है। अब कुछ उसको पॉजिटिव लेके इंटरप्रेट करते हैं, कुछ नेगेटिव लेके इंटरप्रेट करते हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा था। जिसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच की मैंने कि मैं भाई कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज द लेवल ऑफ टफनेस, कि अगर आपको डाउट है टफनेस का लेवल इंक्रीज करो, बढ़ा दो कि ये हो जाए, या बाद में मेरी इच्छा भी ट्राई निकल गई तो दे दो, नहीं निकली ना दो। तो फिर मतलब जितना कर सकता था करा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 से जब हम 6 महीने पहले मिले थे, लाइसेंस नहीं था मेरे पास, अगर आपको याद हो। तो हम लुधियाना में थे, तो मैंने कहा था कि जब मैं शायद से अगली बार आऊंगा तो लाइसेंस होगा मेरे पास। नाउ आई एम हैविंग इट। सो उस टाइम फिर वापस आए हम, तो फिर एक बारी ट्राई टू मैंने अप्रोच किया, मतलब फिर से एक बारी रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया। तो फिर एक मतलब लकीली जो डिपार्टमेंट के नए ऑफिसर्स आए थे, सब कुछ आया था, जितने एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी, उन्होंने बोला कि चलो, मतलब उन्होंने भी बाय लॉ जिगरा रखा उन्होंने कि हाँ भाई, मतलब बाय लॉ उन्होंने एक चीज पूछी अपने जो स्टाफ था कि भाई पता करो पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल होगा हम कर देंगे, नहीं पॉसिबल होगा हम मना कर देंगे। फिर उनको जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें सारे केसेस मैंने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, उन्होंने वहाँ के शायद से RTOs वगैरह सबसे बात की होगी, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हो सकता है। सो उन्होंने मेरी ट्राई ली, एक भी नहीं, मतलब मेरी 3 ट्राई कह सकते हैं आप। एक तो जो नॉर्मल S वाली ट्राई होती है, S आगे भी S बनाना है, बैक में S लेके आनी है। उसके बाद एक ग्रेडियंट टेस्ट होता है, गाड़ी आपको एक हाइट पे खड़ी करेंगे, वहाँ पे ब्रेक मार के फिर से गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, वहाँ से सीधी आगे जाने चाहिए, वो भी टेस्ट हो गया। उसके बाद जितने हमारे मतलब मेरे बोर्ड में, आई गेस मेरा ही बोर्ड हुआ होगा जिसमें जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर खुद आए थे, RTO सर खुद थे, ARTO मैम थे, इंस्पेक्टर्स थे, सारे वहीं पे थे कि वो खुद ट्राई लेने, सारे जितने हायर ऑफिशियल्स थे वो खुद आए हुए थे कि कोई ऊपर नीचे ना हो जाए चीज़। तो सारे मतलब अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि हो सकता है नहीं हो सकता। फिर वो सारे मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैंने ट्राई दी थी नगरोटा वाली साइड में। सो हम वहाँ से फिर वो सारे गाड़ी में बैठ के, जैसे फॉरेन में होता है, सिद्रा हाईवे वाली साइड हम गए, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा गाड़ी चलाते हुए देखा, जहाँ पे ब्रेक मरवानी थी, इंडिकेटर्स वगैरह सब चेक किया। तो फिर फाइनली एट द एंड आई वाज अवॉर्डेड विद द ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से मिलता है, यू आर एक्चुअली अवॉर्डेड एंड दैट आल्सो बिकेम एन इवेंट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छोटी अचीवमेंट नहीं थी। जम्मू कश्मीर का पहला लाइसेंस था, इंडिया का 3rd केस था शायद से। अगली बारी जहाज का लेंगे। वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन सो और क्या चंदीप, और क्या कर रहा? अभी तो आप मूवी में भी आ चुके हैं, लव पंजाब, आई गेस वाइट पंजाब, तो उसका कैसे ये हुआ? वाइट पंजाब का ऐसे हुआ कि जो उनके प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर थे, उनके जो डायरेक्टर थे हमारे और प्रोड्यूसर्स थे, एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो मैंने भी नंबर भेज दिया अपना। सो मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आती है वहाँ से कि हमारे पास मतलब ये स्क्रिप्ट है, ये कास्ट है, सो इसमें एक कैरेक्टर है जहाँ पे आप फिट होते हो टोटली, कि हमें एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए जो आपका है। तो मैं ठीक है, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मैं भाई आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर, जैसे आप करवाओगे जो करवाओगे मैं कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वायरमेंट होगी कि आई नीड अ वर्कशॉप। कहते ये सर डेफिनेटली वर्कशॉप तो होगी। तो फिर हमारी उनसे बात हुई कि वर्कशॉप वगैरह हमने लगवाई वहाँ पे। तो वर्कशॉप लगाने के बाद कर ली मूवी एक साथ में, वाइट पंजाब। इट वॉज अ मूवी नेम जो थिएटर्स में पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। सो इट वॉज ऑल्सो अचीवमेंट फॉर मी कि ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो चंदीप, जैसे हमने देखा है कि आपको इवेंट्स के लिए फॉरेन लोकेशंस पे भी जाना पड़ता है, और मतलब योर फादर आल्सो कंपनीज यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
तो उसके लिए फंडिंग का आपको सपोर्ट सरकार के द्वारा मिलता है या उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं? अभी चैलेंजेस तो हमेशा से चलते रहे साथ में। तो जैसे जब मिल्खा सिंह सर और थे, मतलब उनके बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू हुई कि देवर द ऑफिशियल स्पॉन्सर। मेरे केस में क्या होता है कि चीज़ें डबल जाती हैं, कि जैसे एक चैंपियनशिप में जाने का खर्चा अगर 1 लाख रुपए एक बंदे का, मेरे केस में वो 2 लाख हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ एक कंपनी मेरे साथ होते हैं। तो मोस्टली पापा साथ में होते हैं, तो मतलब 1 लाख का वो 2 लाख हो जाता है। तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार वहां तक सपोर्ट करती है, मतलब जो उनके रूल बुक्स में है, ठीक है। सम टाइम्स क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हेल्प करते हैं वो, जैसे बट वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक कर सकते हैं सारे। मैं किसी को कोई गलत नहीं कहता कि वो पूरा करेंगे, वो उनका जो रूल बुक्स कहती हैं उनको भी उस हिसाब से चलना, क्योंकि उनको आगे भी जवाब देना है जाके। तो स्टार्टिंग से जैसे मिल्खा सिंह जी और करते थे, उसके बाद रही बात मेरी, मतलब बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज जिनको मैं अप्रोच करता था, स्पेशली मेरी फैमिली मेम्बर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। पापा हो गए ऑफिशियल स्पॉन्सर, सबसे पहले पापा जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, फिर उसके बाद मिल्खा सर ऐड हुए, उसके बाद AM हुंडाया जो हमारे सामने वो ऐड हुए, अभी जम्मू संस्कृति स्कूल था ही वो भी ऐड हो चुके थे, प्रताप स्कूल था, मतलब मल्टीपल कंपनीज थी। जैसे मैं अभी की बात करता हूँ, मुझे पिछले साल ना मैक्सिको जाना था, ओके, वर्ल्ड चैंपियनशिप तीसरी बारी आई वाज सिलेक्टेड, या फॉर टाइकोंडो में तीसरी बारी सिलेक्टेड था टू रिप्रेजेंट अच्छा, ये 2021 के बाद जो नेक्स्ट तो नहीं हाँ, 2021 के बाद 23 की बात थी, पिछले साल की। सो आई वाज सिलेक्टेड अगेन फॉर द चैंपियनशिप, बट इसमें क्या हुआ कि चैंपियनशिप मैक्सिको में थी, मैक्सिको US शेयर्स द बॉर्डर। तो उसमें क्या हुआ कि खर्चा बढ़ गया, मतलब जैसे एक हम आसपास की किसी कंट्री में जाते हैं 70-80 हज़ार में, लाख मैक्सिमम 1-20 तक एक बंदे का हो जाता है, वहाँ पे सिंगल बंदे का ही खर्चा शायद से 3.5 लाख के आसपास आ रहा था, क्योंकि टिकट प्राइस वाज राइजिंग डे बाय डे, एवरी डे इट वाज राइजिंग। तो उसमें क्या हुआ, मैंने अप्रोच किया स्पोर्ट्स काउंसिल को, अप्रोच किया LG एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने बोल दिया कि आपकी टिकट हम देख लेंगे, जो एथलीट का जो उनका रूल बुक कहती है, मेरी टिकट वो देख लेंगे, बाद में बेशक वो 1 लाख की टिकट हो, 1.5 की हो, 2 की हो, 3 की हो, कोई चक्कर नहीं। अब प्रॉब्लम आई वहाँ पे पापा का भी था, क्योंकि टिकट वाज नॉट द ओनली इशू, क्योंकि जो हमारी टूर्नामेंट्स होती हैं वो 5 स्टार होटल्स में होती है और हमें रहना भी वहीं पे होता है। तो उसका अगर 8 दिन का बजट है, तो यू नो कि जो होटल्स का बजट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें रहना भी है, खाना भी है, टूर्नामेंट भी खेलनी है, फीस भी देनी है, सब कुछ करना है। तो वो जो अगर सपोज 3 लाख की टिकट है, तो उसमें आपको 1.5 लाख ऊपर और चाहिए आराम से, मजे से, मतलब 4 लाख रुपए एक बंदे का बन गया, 2 बंदों का बन गया। तो एक बंदे का वो सरकार उठाती है? हाँ, एक बंदे का अगर सरकार ने उठा लिया तो दूसरे का तब भी 4 लाख रुपए ऊपर से और है, 4.5-5 लाख, 4.5-5 लाख और है। उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेवल करना, उसके बाद इक्विपमेंट्स चाहिए कुछ, अगर आपको मतलब बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो मतलब 8-10 बन ही जाता है मैक्सिको के लिए। मैं हर कंट्री के लिए नहीं कहता, जितनी पास में कंट्री होती है वो सस्ती रहती है, जितनी जैसे US कंट्री होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी महंगी कंट्रीज है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो यहाँ पे जितना इनकी तरफ से हो सकता था इन्होंने कर दिया। अब बात ही बाकी 5 लाख अरेंज करने थे, कि फर्स्टली आई ट्राई कि अब जितना स्पॉन्सरशिप हो जाए तो मेरे लिए बेटर है कि पापा से जितना कम लूँ, मेरे पापा ने एट द एंड ऑफ द डे कर देना है। मुझे पता अगर मैं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं से हो जाएगी वो चीज़, बट मेरा होता है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो पापा भी ज़्यादा वो ना आए और मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूँ उस चीज़ को लेके। तो बहुत सारों को अप्रोच किया, बहुत सारे रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब स्पेशली आप अगर बात हो ही रही है तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत चैम्पियनशिप्स में मेरे को सपोर्ट किया है। हमारे डिविजनल कमिश्नर सर रमेश सर हैं, जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मतलब वही है, ऑन द रोड ऑफ सक्सेस इट इज़ ऑलवेज वी नॉट मी। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल, सफ़र आप कभी भी अकेले पूरा नहीं कर सकते, वो जो सपोर्ट साथ में होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो यहाँ पे ना एक हमारे सर थे GS भुल्लर सर। सो मैंने सबको अप्रोच किया, सबने जितना जितना जो कर सकता था उन्होंने किया, बट फिर भी अमाउंट रह रहा था, मोटा अमाउंट रह रहा था। तो मैंने उनको अप्रोच किया, वो AC होते हैं, AFO होते हैं कुछ, कौन सी पोस्ट होती है मेरे, किस डिपार्टमेंट में? एयरफोर्स में AOC। हाँ, AOC एयर कॉमोडोर, जो एयर मतलब जिनके अंडर पूरा ये सतवारी वाली यूनिट थी, पूरा वो आता है, विंग आता है, पूरी विंग उनके अंडर थी। तो वो थे, मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे को एक बात बोली, जस्ट फोकस ऑन द टूर्नामेंट, रेस्ट हम कर लेंगे। कि आप इस चक्कर में अपनी टूर्नामेंट को मत सफर होने देना, प्रिपरेशन को मत सफर होने देना, भागना नहीं,
मैं अपना कहता हूँ कि जितना अमाउंट पेंडिंग है मैं करा दूंगा, हो जाएगा। एंड जिस अमाउंट को हम ढूंढ रहे थे वो मतलब अगले 10 दिनों के अंदर ही अमाउंट हो गया हो गया। अरेंज। ही वॉज काइंड इनफ, उनका एक कोई नोन में था, उन्होंने मतलब ही वॉज नॉट फ्रॉम जम्मू, बाहर से कोई बिजनेसमैन था। ही सेड कि आप मुझे जस्ट गिव मी द डेट, जस्ट गिव आई मी विल द, बुक द टिकट्स। हाँ जस्ट गिव मी द जो एयरलाइन होगी, किस में जाना है, किस में टीम जा रही है, मैं उसके फायदे की टिकट कर दूंगा। बेशक वो 3 लाख की हो, 4 लाख की हो, या एंड ऑफ द डे में 10 लाख की हो, वो मैं मैनेज कर दूंगा, वो आप उसको छोड़ दो। मेजर अमाउंट कवर हो गया मेरा, तो उसके बाद मेरी टेंशन खत्म हो गई। बट एट द एंड वीजा ही नहीं आया। मैक्सिको पूरी टीम एंटी क्लाइमैक्स हो गया पूरी टीम। हाँ पूरी टीम का वीजा नहीं आया, अकेला नहीं, पूरी टीम में रिजेक्ट हो गई। बेसिकली पिछली बार जर्नल भी गई, वो भी रिजेक्ट होगी। ओके, वो क्यों? यूएस बॉर्डर सर, ओके, यूएस बॉर्डर शेयर होता है शायद से, मेरे हिसाब से तो वही रीजन होना चाहिए, अदरवाइज कोई रीजन मेरे को दिखता नहीं है। क्योंकि फॉर अ चैंपियनशिप आपको कंट्री की तरफ से प्रॉपर इनविटेशन आता है, सब कुछ आता है, उनकी तरफ से सब कुछ आ गया था। बट लास्ट में एम्बेसी ने करना जो करना है, सो वीज़ा मिल नहीं पाया, सो आई वाज अनएबल टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। एंड उस बात को अब 1 साल हो गया है, नाउ वेटिंग फॉर 2025 कि अब उस जो सिल्वर है उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में लाया जाए। और उसके बाद हम आपका एक इंटरव्यू फिर से करेंगे Definitely. आफ्टर यू बिकम गोल्ड मेडलिस्ट। पक्का। एंड अभी फ्यूचर के क्या प्लान है चंदीप? आई मीन व्हाट आर यू प्लानिंग? आई मीन मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी चीज बची है जो आपने करनी है, बट जिंदगी में बहुत कुछ बचा है अभी बहुत कुछ कर चुके हो, बट ऐसा और क्या सोचा दिमाग जिंदगी में? तो अभी बहुत कुछ है करने को, बट एक स्पोर्ट्स वाला एक अल्टीमेट ड्रीम टू बी इन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, विनिंग गोल्ड फॉर इंडिया। डेफिनेटली वो तिरंगा जो ऊपर जाएगा नेशनल एंथम पे, दैट्स द आउटमोस्ट ड्रीम। वी आर रूटिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट पैरालंपिक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बस वही है, कुछ सिचुएशंस कभी कभी साथ नहीं देती, बट कोशिश है, हो जाएगा। कभी ना कभी जरूर आपको दिखेंगे हम वहाँ पे। मेहनत पूरी करेंगे, बाकी एट द एंड ऑफ द रब दे हथी चाहे पूजना या पूज जाएंगे, नहीं पूजना या वो भी मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वहाँ पहुँच के वो भी अच्छा नहीं पहुँचा तो बाकी जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। परिंदों को मिलेगी एक दिन उनकी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही शख्स रहता है खामोश अक्सर ज़माने में जिसके हुनर बोलते हैं। और वो चंदीप होते हैं। और चंदीप, इसके अलावा आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? गाने वाने सुनते हैं? फ्री टाइम में एक तो आई लव टू ड्राइव। ओके, ठीक है, ट्रैवलिंग मेरे को बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग से याद है, यू हैड अ लॉन्ग रोड ट्रिप टू बैंगलोर, आई गेस। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई मीन इवन आई समटाइम्स फील इतना कौन ड्राइव करेगा, बट देन हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो क्या मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, बचपना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। बचपना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कुछ नया करने की वो हमेशा रहनी चाहिए, रहती है। हाँ, वो कुछ ना कुछ वो, अब मैं वो एक ऐसा वर्ड नहीं बोलता, थोड़ा ऑफेंड हो जाएंगे सारे, मतलब कुछ ना कुछ वो, अब मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा उसका, मतलब कुछ ना कुछ एक क्रेविंग, जिद टाइप्स समथिंग की, हाँ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। सो भूजी रहते हैं हमारी बेसिकली बेंगलोर में ना, पापा की सिस्टर रहते हैं, तो वैसे ही बैठे हुए थे, प्लान बन गया कि चलेंगे रोड ट्रिप। हम साल से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। वही होते है एक चीज़ की, जब चिंगारी लगे तो आग तो बनानी पड़ती है। बस फिर बना दी आग, पहुंच गए बेंगलोर। इट वाज आई गेस 1 मंथ का ट्रिप था हमारा, जिसमें 4 डेज आना 4 डेज जाना, 3100 किलोमीटर्स वन साइड। सो जहाँ से हमने बेंगलोर कवर किया 3 से 4 दिन में, वहाँ से भुजी के पास 15 दिन रहे, वहाँ पे बेंगलोर एक्सप्लोर किया, मैसूर वगैरह सारा एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हम चले गए हजूर साहिब, नांदेड़, वहाँ पे हमने 3 से 4 दिन लगाए। फिर वहाँ से वापस आए, आई गेस 1 दिन तो उसमें ही मज़ेदार चीज़ हुई। एक 3rd डे था जिस दिन हमने एक दिन रेस्ट करना था, अगले दिन हमारा डायरेक्टली बेंगलोर था। उसमें क्या हुआ, हम रात को ट्रेवल कर रहे हैं, अराउंड 9-10 बजे की बात है, क्योंकि टोटली अननोन जगह हमारे लिए वो वाली साइड। होटल नहीं मिल रहा होटल मिल रहे हैं 50 किलोमीटर अंदर जाना है, मतलब हम हाईवे पे हैं 50 किलोमीटर अंदर, 20 किलोमीटर अंदर। तो लकीली हमें एक हाईवे बड़ा प्यारा, मतलब वहाँ पे हाईवे बहुत प्यारा, रोड अच्छी मिल गई। मैं रातों रात चलते हैं। सुबह आई गेस जो हमने कल रात को पहुंचना था बेंगलोर, हम सुबह 11 बजे शायद से हम बेंगलोर बॉर्डर पे एयरपोर्ट के आसपास पहुंच गए हुए थे। कि मतलब हमने 23 घंटे कुछ मिनट गाड़ी लगातार चलाई बिना रुके, मतलब वही जो ब्रेक्स, खाने पीने की ब्रेक्स होगी, लगातार गाड़ी चलाई हमने कि ये 1 गो में खत्म करते हैं, अब नहीं हो पा रहा, अब सीधा चलते हैं कि 50 किलोमीटर पहले अंदर जाएंगे, फिर 50 किलोमीटर बाहर आएंगे, बेटर है 100 किलोमीटर की जगह कर ही लो कवर। फिर बस चले गए, चलते चलते। ब्रिलियंट। मजे मजे में चीजें शुरू होती हैं, मजे मजे में पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। गाने वगैरह सुनते हैं?
शौक तो बहुत है, कोई दो नहीं सुनने का शौक है, मतलब खाली मेरे को सुनना आता ना। गुनगुना दो थोड़ी सी कोई ना, ना, फेवरेट ना, ना, फेवरेट सुनना- फेवरेट फेवरेट favorite- सॉन्ग कौन सा? फेवरेट सॉन्ग मतलब फॉर मी, जो आप हमेशा हमेशा आपके मतलब बड़ा कोई होता ना कोई करीब। फॉर मी लिरिक्स मैटर्स अ लॉट। लिरिक्स अगर अच्छे लग रहे हैं, लिरिक्स समझ आ रहे हैं, तो फिर वो सॉन्ग मेरे लिए बेटर हो जाता है। मोस्टली मैं जैसे सिद्धू बाजी के गाने सुनता हूँ, सिद्धू हो गए, दिलजीत बाजी हो गए, तो मतलब जो लिरिक्स चढ़ गए। सिद्धू मूसेवाले का कोई फेवरेट सॉन्ग? सारी फेवरेट है उनके तो, कोई वही यंगा विच एज होंदी मिट्टी है, लेजडा जिਉਂਦਾ तेरा यार। लेजना चाहता चंदीप जी। तो ये थे चंदीप सूदन। मैं तो आई एम ऑल टेकन अबैक बाय द ब्रिलियंस ऑफ दिस यंग मैन, दिस चैंपियन एथलीट। मिल्खा सिंह जी से तो मिल नहीं पाया कभी लाइफ में, ये मेरा एक रिग्रेट रह गया। He was a मतलब It कहते was a हैं ना- dream to meet him, Yeah. but I have with me another champion athlete and you're no less than Milkha Singh for us। और जम्मू की नहीं पूरे देश की शान है आप। तो जो श्रोता हमारे आज सुन रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से हताश होते हैं, मुझे नहीं लगता इस इंटरव्यू के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद यू विल फाइंड एनी रीज़न। एंड एज चंदीप सेड, दिमाग उनका ख़राब होता है जो ज़्यादा सोचते हैं। करने में बिलीव करो, एक्शन में जाओ। और आपकी एक वो पॉपुलर लाइन है, सफरिंग में सफ़र, क्या है वो लाइन? सफर में सफर करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफर बनाना है, ये चॉइस आपके अपने तो हाथ में। तो अपने सफ़र को एक हसीन सा सफ़र बनाइए और अपने जो चैलेंजेस हैं उनको स्टेपिंग स्टोन बनाइए अपनी सक्सेस के लिए, और प्रेरणा बनिए अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए। और पर्टिकुलरली जैसे जम्मू कश्मीर में और बाहर भी हम देख रहे हैं, बहुत सारी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं। ट्राई टू फॉलो लीडर्स, चैम्पियंस एंड वॉरियर्स लाइक दिस। This is the youth that we need in this country, and we are all proud of you, Chandeep. Thank And you so it's much. been an honor. Thank you so It's much. been an Vivek. honor Thank to. you for having me on the show. No, It no. was great Honor time and with you. honor and privilege is entirely ours. It is. We are overwhelmed, and right now, I cannot express my emotions in words. Thank you. It's been an honor. Thank you. Same, Thank you, Vivek. Chandeep. Thank you so much. Jai Hind to everyone. Thank you.